राज्य। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले राज्य। राज्य क्या होता है? तो राज्य में हम आदर्शवादी राज्य को पढ़ने से पहले राज्य से संबंधित कुछ तत्व, उसका सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि राज्य के कितने तत्व होते हैं। तो राज्य के 4 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 4 तत्व होते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में राज्य से संबंधित आदर्शवादी राज्य, उदारवादी राज्य और मार्क्सवादी राज्य, इनके बारे में ही बताया गया है। तो राज्य, तो सबसे पहले हम राज्य के 4 तत्व। तो 4 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना, राज्य के 4 तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जनसंख्या। कौन सा? जनसंख्या। फिर बाद में भूभाग या कह दो जमीन। जो भी राज्य में ये अनिवार्य है। अगर ये तत्व नहीं है तो राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। अगर किसी राज्य में जनसंख्या निवास नहीं करती है, जनसंख्या नहीं है, तो वो राज्य नहीं है। अगर किसी राज्य के पास जमीन नहीं है, भूभाग नहीं है, तो वो भी राज्य नहीं कहलाएगा। और अगर किसी राज्य में सरकार नहीं है तो भी वो राज्य नहीं कहला सकता। और उसके बाद में है प्रभुसत्ता। तो ये 4 चीज होनी चाहिए, 4 चीज होनी चाहिए, 4 तत्व होने चाहिए। तो ये राज्य से संबंधित 4 तत्व है। एक बार इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो देता है वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अपने सिलेबस में राज्य तो दे रखा है। तो राज्य के 4 तत्वों में सबसे पहले बात करें जनसंख्या की। सबसे पहले बात करें जनसंख्या की। तो जनसंख्या में जो राज्य के तत्व है उसमें पहला पॉइंट है जनसंख्या। पहला तत्व है जनसंख्या। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक होता है सीमित जनसंख्या। कौन सी? एक सीमित जनसंख्या और एक अधिक जनसंख्या। तो जनसंख्या में सीमित जनसंख्या और अधिक जनसंख्या। जो सीमित जनसंख्या को मानने वाले विद्वान या विचारक कौन कौन से हैं? जो सीमित जनसंख्या को मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? तो सीमित जनसंख्या को मानने वाले विद्वान है प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं राज्य के 4 तत्व है। 4 तत्वों में पहला है जनसंख्या। इस जनसंख्या को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, जो सीमित जनसंख्या और अधिक जनसंख्या। जो सीमित जनसंख्या है इसको मानने वाले विद्वान है, सबसे पहले नाम आता है प्लेटो। प्लेटो कहता है कि राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, न इससे कम होनी चाहिए न इससे अधिक होनी चाहिए। उसके बाद में मानने वाले हैं अरस्तु। अरस्तु कहता है राज्य की जनसंख्या ना तो 10 होनी चाहिए ना 1 लाख होनी चाहिए। अरस्तु कहता है कि राज्य की जनसंख्या 10 भी नहीं होनी चाहिए ना 1 लाख होनी चाहिए, इनके मध्य होनी चाहिए, इनके बीच में होनी चाहिए। तो प्लेटो कहता है, प्लेटो जनसंख्या बताता है राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000। लेकिन अरस्तु कहता है कि राज्य की जनसंख्या ना तो 10 होनी चाहिए ना 1 लाख। उसके बाद में रूसो कहता है कि राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। ये कुछ विचारक है जिन्होंने राज्य की जनसंख्या से संबंधित अपने विचार दिए। जो जनसंख्या में पहला सीमित जनसंख्या, अगर सीमित जनसंख्या की बात करें तो प्लेटो कहता है कि राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, न इससे कम होनी चाहिए न इससे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अरस्तु कहता है न जनसंख्या 10 होनी चाहिए न 1 लाख, अर्थात इनके मध्य होनी चाहिए। अगर किसी राज्य में 10 से कम जनसंख्या है तो राज्य नहीं हो सकता, और 1 लाख से ज़्यादा है तो वो भी राज्य नहीं हो सकता। उसके बाद में विद्वान आते हैं रूसो। रूसो कहता है कि राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10,000। रूसो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। तो ये तो थे सीमित जनसंख्या को मानने वाले विद्वान। इसके बाद में आते हैं अधिक जनसंख्या को मानने वाले विद्वान।
तो अधिक जनसंख्या को मानने वाले विद्वान है मार्क्सवादी विद्वान है। एक विद्वान है मार्क्सवादी जिनका नाम है माओ। क्या नाम है? माओ। वो खाने वाला मावा नहीं, इसका नाम है माओ। मार्क्सवादी विद्वान है जिसका नाम है माओ। माओ कहता है कि जनसंख्या अधिक होनी चाहिए। राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी राज्य उतना अधिक शक्तिशाली बनेगा। तो राज्य के 4 तत्व है, उसमें पहला तत्व हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या। इसमें सीमित जनसंख्या वाले और अधिक जनसंख्या वाले, तो इनमें कई से भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सीमित जनसंख्या में प्लेटो, अरस्तु, रूसो और अधिक जनसंख्या में मार्क्सवादी विचारक माओ ये कहता है कि राज्य की जनसंख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा राज्य की जनसंख्या होगी उतना राज्य शक्तिशाली होगा। अब इनसे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इनसे निष्कर्ष यह निकलता है कि अभी वर्तमान समय में जो सिंगापुर है, वर्तमान समय में सिंगापुर हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये देश है जो वर्तमान समय में जो सिंगापुर हुए, ऑस्ट्रेलिया हुए, ये जनसंख्या बढ़ाने पर अधिक से अधिक बल देते हैं, जोर देते हैं। इन देशों में वर्तमान समय में अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़ाने पे जोर दिया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो शिक्षित है, वो पढ़ी लिखी है, वो जानती है कि अधिक जनसंख्या भी देश के लिए खतरा हो सकती है और महिलाओं के लिए भी खतरा हो सकती है। जहाँ महिलाएं अधिक शिक्षित है वो एक से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करना चाहेगी। अभी वर्तमान समय में देख ले, जो मुंबई है अपनी महाराष्ट्र की राजधानी, उसको फिल्म इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है, फिल्म उद्योग माना जाता है। वहाँ पर जितनी भी हीरोइनें हैं, चाहे कोई सी भी है, वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे महिलाओं के शरीर पर प्रभाव पड़ता है और उनका शरीर ऊपर खापड़ माना जाता है कि शरीर बिगड़ जाता है। तो जो जनसंख्या है उसमें जो सीमित जनसंख्या और अधिक जनसंख्या और इसके बाद में वर्तमान में जो सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर अगर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या पैदा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा, तो यहाँ पे व्यक्ति को नौकरी दी जाती है और रहने के लिए मकान दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे लोगों के पास इतनी इनकी जरूरत नहीं है। अगर ये भारत में लागू हो जाए तो भारत में व्यक्ति बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं नौकरी के लिए और ज़मीन के लिए। लेकिन यहाँ पे सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में ये लागू है। तो यही माना जाता है कि वर्तमान समय में तो जो 4 तत्व है उसमें पहला तत्व हमने पढ़ा जनसंख्या। पहला तत्व कौन सा पढ़ा? जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में हमने पढ़ लिया था। जनसंख्या के बारे में क्या क्या विचार दिए। उसके बाद में है भूभाग या कह दो जमीन कह दो या प्रदेश कह दो। ये राज्य के जो जितने तत्व हैं इसमें पहला जनसंख्या, दूसरा है भूभाग। राज्य के तत्वों में पहला हमने पढ़ लिया जनसंख्या, इसके बाद में है भूभाग या प्रदेश। इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, छोटे आकार वाले और बड़े आकार वाले। कौन कौन से? एक छोटे आकार वाले और एक बड़े आकार वाले। जो छोटे आकार वाले हैं इनको कौन कौन से विद्वान माना जाता है? जनसंख्या। क्या जनसंख्या दिखाई देती है? हाँ, जनसंख्या दिखाई देती है। क्या भूभाग दिखाई देता है? तो ये भी दिखाई देता, जमीन दिखाई देती है। तो इस प्रकार जो भूभाग या प्रदेश है इनको छोटे आकार वाले और बड़े आकार वाले। जो छोटे आकार वाले हैं इनको मानने वाले विद्वान हैं प्लेटो, अरस्तु, रूसो, डी टार्क्विले। जैसे इसमें सीमित जनसंख्या वाले में हमने पढ़ा था, इसको मानने वाले हैं प्लेटो, अरस्तु, रूसो, डी टार्क्विले। और कौन से? प्लेटो, अरस्तु, रूसो और डी
डी टाकी। तो ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि प्रदेश है जो भूभाग है ये छोटे आकार के होने चाहिए, क्योंकि छोटे आकार में ये फायदा है अगर कोई देश किसी देश पे आक्रमण कर दे, कोई बड़ा देश छोटे आकार वाले देश पे आक्रमण कर दे, तो इससे क्या होगा, वो सचेत हो जाएगा और सारी शक्तियाँ एक जगह केंद्रित हो जाएगी। तो जितने भी थे तो छोटे आकार वाले में क्या, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, नीटा, ये किसका समर्थन करते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि सारी शक्तियाँ एक केंद्र के पास होनी चाहिए। सारी शक्तियाँ किसके पास होनी चाहिए, केंद्र के पास होनी चाहिए, राज्य के पास कोई सी भी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। तो छोटे आकार वाले जितने भी हैं ये किसका समर्थन करते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली का। किसका समर्थन करते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली। जो बड़े आकार वाले हैं ये किसका समर्थन करते हैं, ये करते हैं संघात्मक शासन प्रणाली का। किसका समर्थन करते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली का। तो इसमें एक्टन हो गया, टास्के हो गया, तो ये विद्वान है, ये विद्वान क्या करते हैं, बड़े आकार के इन लोगों का समर्थन करते हैं कि बड़े आकार की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, बड़े आकार की जनसंख्या होनी, बड़े आकार का प्रदेश होना चाहिए। इसका समर्थन करते हैं, संघात्मक का समर्थन करते हैं। भूभाग में पढ़ रहे छोटे आकार, बड़े आकार। जो बड़े आकार होते हैं उसमें क्या कहते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि सारी शक्तियाँ केंद्र के पास नहीं होकर, किसके पास, केंद्र के पास नहीं होकर राज्य के पास भी होनी चाहिए। ये सिर्फ शक्तियाँ सिर्फ किसके पास देते हैं, ये सिर्फ शक्तियाँ केंद्र को देते हैं कि सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होनी चाहिए, जबकि जो संघात्मक है ये केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियाँ देते हैं। तो हमने पढ़ा पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, इसके बाद में है तीसरा सरकार। कौन सा है, सरकार। हम पढ़ेंगे अब सरकार के बारे में। तीसरा सरकार, तीसरा राज्य का तत्व है सरकार। सरकार में हमने एक होती है संसदीय और एक होती है अध्यक्षीय। जो संसदीय है उसमें हम सिर्फ विधायिका के बारे में अध्ययन करते हैं कि विधायिका मजबूत होती है, जबकि अध्यक्षीय में कौन मजबूत होते हैं, इसमें कार्यपालिका अधिक मजबूत होती है। इसमें जो सरकार है उसमें हमने कौन सी, एक तो संसदीय एक अध्यक्षीय। जो संसदीय है उसमें विधायिका और अध्यक्षीय में कार्यपालिका ज़्यादा मजबूत होती है। कार्यपालिका इसमें अध्यक्षीय में मजबूत होती है। जो अध्यक्षीय है इसमें क्या होता है, इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। इसका सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। जो अध्यक्षीय है इसमें किसका सिद्धांत लागू होता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। जो सरकार है, सरकार में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है, उसमें सिर्फ अध्यक्षीय में लागू होता है। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉ में इसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। तो चार तत्वों में एक तो हो गया जनसंख्या, दूसरा भूभाग और तीसरा सरकार। इसके बाद में है इम्पोर्टेंट है ये चौथा है प्रभुसत्ता। क्या नाम है चौथे तत्व का, प्रभुसत्ता। इसको या कह दो संप्रभुता, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये प्रभुसत्ता या संप्रभुता इसके जनक माने जाते हैं। किसको, जीन पोंदा को इसका जनक माना जाता है। जीन पोंदा को प्रभुसत्ता या संप्रभुता का जनक माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि जो आंतरिक क्षेत्र में क्या होता है, जो आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च होता है, अर्थात आंतरिक क्षेत्र में ये सर्वोच्च संस्था है, जबकि जो बाहरी क्षेत्र, जो
बाहरी क्षेत्र है इसमें क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है। अब ये प्रभुसत्ता है, इसकी अवधारणा अभी 500 साल पहले ही आई थी, जबकि पहले राज्य के 3 तत्व ही थे। पहले कितने थे? सिर्फ 3 तत्व थे। 500 साल पहले जीन पोंदा द्वारा प्रभुसत्ता की अवधारणा लाई गई। इन्होंने कहा था कि जो प्रभुसत्ता है यह अपने देश में आंतरिक क्षेत्र में, मान लो अगर हम भारत की बात करें, जो भारत है ये अपने क्षेत्र में क्या है, सर्वोच्च है, लेकिन बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र है। इसका अर्थ समझना, फिर समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना। जो प्रभुसत्ता है या संप्रभुता है, इसका क्या अर्थ है? जो ये क्या होती है अपने क्षेत्र में, जो भारत है इसमें क्या होती है, ये सर्वोच्च होती है, सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, ये दिखाई नहीं देती है। जैसे हम बात करें प्रधानमंत्री की, जो ये प्रधानमंत्री है ये भारत में सर्वोच्च है, इसके पास प्रभुसत्ता है। इसके पास क्या है? प्रधानमंत्री के पास प्रभुसत्ता है। ये नहीं कि नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, इस प्रधानमंत्री के पास है। अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता है तो भी इसी प्रधानमंत्री के पास रहेगी, क्योंकि व्यक्ति तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री जो पोस्ट है ये चेंज नहीं होगी। भारत में इसको सर्वोच्च माना गया है प्रधानमंत्री को, इसीलिए इसको आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च कहा गया है। तो जो सारी शक्तियां हैं वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, ना कि नरेंद्र मोदी के पास। अगर व्यक्ति नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता है तो उस व्यक्ति के पास नहीं आएगा, सिर्फ किसकी जगह इस प्रधानमंत्री की है। सारी सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? इस प्रधानमंत्री के पास। अगर बाहरी क्षेत्र में भारत से बाहर की तरफ जाए तो बात करें तो भारत के बाहर की तरफ ये स्वतंत्र है, प्रभुसत्ता स्वतंत्र है, चाहे तो किसी के साथ भी अपने विदेश नीतियां बना सकती है या नहीं बना सकती। जो बाहरी क्षेत्र है उसमें स्वतंत्र है, ये प्रभुसत्ता है, चाहे तो अमेरिका के साथ, चाहे पाकिस्तान के साथ, चाहे चीन के साथ, जिसके साथ चाहे तो अपने संबंध बना सकती है या नहीं बना सकती है, इसीलिए इसको स्वतंत्र माना गया। तो ये राज्य के 4 तत्व है।